चलिए डरने की बात नहीं है, सब अच्छे से होगा, परेशान मत होइए। बैक वाले को क्लियर भी करिए, बैक वाला क्लियर हो जाएगा, बस खाली पीवाईक्यू और टॉप 20 को देख लीजिएगा बस। चलिए पार्ट 7 कवर करते हैं। और कल क्या पढ़े थे? कल का हमारा क्वेश्चन जो था बहुत अच्छे तरीके से कल के क्वेश्चन में हम देखे थे। अच्छा, ये हमारा एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा था जो कि बहुत लंबा चला था, 2 दिन तक वो क्वेश्चन चला, हमें लगता है कि काफी बड़ा हो गया था। क्वेश्चन का नाम क्या था आपका? 1 मिनट, काफी लंबा क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन क्या है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, अमीनो एसिड के प्रकार क्या है, केमिकल नेचर के आधार पर प्रोटीन को, अमीनो एसिड को क्लासिफाई करना था, प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट को बताना था, और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को बताना था। ये अपने आप में पूरा चैप्टर ही है जिसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आए। और ये सबसे बड़ी बात आप 2-3 साल के पेपर उठा के दीजिए तो एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जिससे क्वेश्चन नहीं आया हो, सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोटीन वाला तो लगातार आया है, कंटिन्यू आया है कि प्रोटीन की कमी से डिजीज क्या क्या है, तो इसको मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट को कवर करा चुके हैं। ये 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जिसको हम अच्छे से करा चुके हैं। ठीक है, चलिए आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए चलिए देखते हैं कि नया क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, तो जैसा कि पता है टॉप 20 क्वेश्चन चल रहा था, टॉप 20 क्वेश्चन का आज हम 66वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। किसमें पे? 6 क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे कितना बेसिक क्वेश्चन है। जो हमारे साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा, अरे सर यही क्वेश्चन है, उनके मन में आ रहा होगा यही क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडीन बेसिस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड फंक्शन। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम पीवाईक्यू सीरीज में करा चुके हैं, पीवाईक्यू सीरीज में इसको हम बहुत अच्छे तरीके से करा चुके हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ पे भी करा दे रहे हैं, आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सुनील जी कहने सर दर्द नहीं हो रहा है, सर गर्म हो रहा है। तो हमने सर पे बर्फ रख लीजिए, आइस को ऐसे कपड़े में बंद करके इसे थोड़ा थोड़ा रखा गया, थोड़ा सा ठंडा फील होगा, अच्छा होगा। चलिए न्यूक्लिक एसिड क्या है इसके बारे में देखते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम आराम से देखेंगे। 9, 10, 11, 12 में भी इसको पढ़ चुके हैं, डीएनए आरएनए के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और कि चैटिंग वगैरह को थोड़ा सा कम करिए, ब्लैक स्किन आने के चांस हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर की भी क्लास चलेगी, सेकेंड ईयर की भी चल रही है, तो ऐसे में ब्लैक स्किन आ सकता है, ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कि छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीज होते हैं, बताइए क्या क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, क्या क्या चीज शामिल होता है? पहला तो शुगर हो गया। ठीक है, पहला तो शुगर हो गया कि कौन सा शुगर, राइबोज शुगर कि डीऑक्सीराइबोज शुगर। ओके, दूसरा हो गया आपका नाइट्रोजनस ग्रुप, जो आपके बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो शामिल होते हैं। सोचिए, शुगर हो गया, बेस हो गया, और फास्फेट ग्रुप। ठीक है, ये सारे होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, इसीलिए न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट एक बैकअप माना जाता है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड के ही छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियर बेस से, नाइट्रोजन बेस से, इसके फास्फेट ग्रुप से, इसके शुगर बेस से, सबसे मिलकर बना होता है ये न्यूक्लिक एसिड। इसीलिए कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड एक लार्ज बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एक जटिल मॉलिक्यूल होते हैं, जटिल अणु होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे खंड से मिलकर बने होते हैं। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या आते हैं ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड्स, आखिर हम क्यों कहें कि न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बना है? तो यहाँ पे आते हैं शुगर। ठीक है, शुगर मतलब कौन से शुगर यहाँ पे है? राइबोज शुगर है कि डीऑक्सीराइबोज? जैसा कि पता है आरएनए में राइबोज शुगर होते हैं, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीएनए आरएनए। और ओके, उसके बाद आता है कि बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस। अरे ये क्या हो रहा है? नाइट्रोजन बेस आते हैं। नाइट्रोजन बेस में क्या आता है? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल वगैरह बेस में आते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप आते हैं। तो ये तीनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है किसके? न्यूक्लिक एसिड के। तो न्यूक्लिक एसिड होता है, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है। दे स्टोर एंड कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित जीवों में से यह आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करता है और कैरी करता है, ट्रांसफर करता है।
तो न्यूक्लिक एसिड बड़े जटिल अणु होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड नामक छोटी इकाइयों से बने होते हैं। वे जीवित जीवों में आनुवंशिक जानकारी संग्रहित और ले जाते हैं, मतलब स्टोर करते हैं, उन्हें ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, एक का नाम है डीएनए, एक का नाम है आरएनए। दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो है राइबोस नहीं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तक क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े हम। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आपसे पूछा क्वेश्चन क्या था, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, प्यूरिन और पाइरिमिडीन बेसिस के बारे में बताइए। लेकिन थोड़ा सा हम न्यूक्लिक एसिड में ये भी देख लेंगे कि प्यूरिन पाइरिमिडीन बेसिस क्या है और उसके स्ट्रक्चर वगैरह सब। ओके, चलिए तो यहाँ कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये आपकी हेडिंग होगी। कंपोनेंट का मतलब घटक, न्यूक्लिक एसिड के घटक। न्यूक्लिक एसिड के क्या घटक हैं, आइए देखते हैं। चलिए, हाँ, न्यूक्लिक एसिड के घटक। तो ईच न्यूक्लियोटाइड, हम अभी बताए थे आपको कि जो न्यूक्लियोटाइड है जिससे न्यूक्लिक एसिड बना है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है न्यूक्लियोटाइड के ही छोटे छोटे खंड से मिलकर बना है या न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना हुआ है। तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो कि बेसिक यूनिट होता है न्यूक्लिक एसिड का, इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, ये 3 कंपोनेंट्स। पहला है नाइट्रोजनियस बेस, दूसरा है पेंटोज सुगर जिसको हम सुगर कह रहे थे, पेंटोज सुगर, और एक है फास्फेट ग्रुप। ये 3 घटक से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए इसको न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट कहते हैं। ओके, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर और फास्फेट ग्रुप से। ठीक है, अब नाइट्रोजन बेस की बात करें, आइए अच्छे तरीके से देखते हैं, कवर करते हैं। अगर हम न्यूक्लिक एसिड के घटक की बात करें, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर और फास्फेट ग्रुप, तीनों में क्या क्या आते हैं। नाइट्रोजनस बेस आप देखे होंगे, जब डीएनए का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वहां पे एक बेस बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बेस बनाए जाते हैं, जैसे एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन, इस तरह से बेस बनते हैं। ओके, और शुगर मतलब जो आप देख पा रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के हैं, डीएनए, आरएनए। उसमें क्या होते हैं, शुगर होते हैं, पेंटोज शुगर होते हैं, जैसे राइबोस शुगर होते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर होते हैं डीएनए में। और फास्फेट ग्रुप शामिल हो जाते हैं जो कि उस रिएक्शन को और इनहांस करते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहला है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन शामिल है। दैट फॉर्म द कोर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड का कोर होता है। टाइप की बात करें, ये प्यूरिन बेसिस 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। इसी के बारे में आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए, प्यूरिन, पाइरिमिडीन, बस इतना खाली बताना है कि प्यूरिन में क्या क्या आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन बेसिस। ठीक है, बेस समझ में आ रहा है ना। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हमारा डायग्राम शायद उतना अच्छा ना बन पाए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ओके, तो आप ये जो देख पा रहे हैं, जो बांड बना हो, यही में कुछ बेसिस होते हैं, एडेनिन होता है, गवानिन होता है, मतलब एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन, इस तरह के कुछ बेसिस जुड़े होते हैं। तो यही में आपका नाइट्रोजन बेसिस, इसी की बात हो रही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे जो प्यूरिन बेसिस है ना, उसके अंतर्गत आते हैं एडेनिन और गवानिन। एडेनिन और गवानिन आते हैं जो डीएनए, आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ओके, नाइट्रोजन युक्त क्षार, ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड का मूल बनाते हैं। प्यूरिन बेसिस में आता है, ए मतलब एडेनिन, जी मतलब गवानिन, डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, सिंपल है। पाइरिमिडीन बेसिस की बात करें तो यहाँ पे साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल 3 पाए जाते हैं पाइरिमिडीन में। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एडेनिन, गवानिन और यहाँ पे साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत हो सकता है ये नाम से। ठीक है, फाउंड इन बोथ डीएनए और आरएनए, साइटोसिन दोनों में पाया जाता है, थायमिन ओनली डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एडेनिन हो गया, गवानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थायमिन हो गया, यूरेसिल। थायमिन सिर्फ डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल क्या पाया जाता है, सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। बाकी आपके एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन ये डीएनए, आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डीएनए, आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ओके, चलिए, तो ये बेसिक चीजें थी जिसको आपको अच्छे से पता चला। सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, श्रोता जी करें थोड़ा स्लो पढ़ाइए। ठीक है, हम आपको स्लो पढ़ा दे रहे हैं, देखिए क्या बताया आपको, फिर से जल्दी से बता दे रहे हैं, एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जटिल मॉलिक्यूल होता है
जो न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जिसमें सोचिए शुगर, पेंटोज शुगर ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है और फास्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, अब पेंटोज शुगर जब आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे क्या है। नाइट्रोजनस बेस अभी आपको बताया कि एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन ये होते हैं, साथ में फास्फेट ग्रुप लग जाते हैं। ओके, ये हम आगे देखेंगे। ये क्या करते हैं, ये जीवित जीवों में से आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करते हैं और कैरी करते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। कंपोनेंट की बात करें, घटक की बात करें, तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट होता है। ये तीन कंपोनेंट, तीन घटक से मिलकर बना है। ठीक है, एक का नाम है नाइट्रोजनस बेस, एक का नाम है पेंटोज शुगर और तीसरे का नाम है फास्फेट ग्रुप। ठीक है, अब हम एक पहला बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेस का। ऐसा दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन शामिल हो, नाइट्रोजन युक्त यौगिक, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन शामिल हो और जो न्यूक्लियोटाइड का कोर होता है। तो इसमें हम आपको दो बताए, एक प्यूरिन, एक पायरिमिडीन। प्यूरिन में आएंगे एडेनिन और गवानिन, मतलब ए और जी आएंगे, जो कि डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है। पायरिमिडीन में आपके आएंगे साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन भी आपका डीएनए आरएनए में पाया जाता है, सॉरी, जो साइटोसिन होता है ये भी डीएनए आरएनए में पाया जाता है, लेकिन थायमिन सिर्फ डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, जो बेस है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है। अब यहां तक का क्लियर हुआ? यहां तक का क्लियर हो गया? अगर आपके एग्जाम में प्यूरिन पायरिमिडीन बेसिस पूछे कि किसके अंतर्गत आता है तो आप बता ले जाएंगे कि इसके अंतर्गत क्या आता है। चलिए, यहां तक का क्लियर हो पाया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहां तक का क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल। ये भी आपसे पूछ लेता है वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल। तो यहाँ पे साफ साफ एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको इसका स्ट्रक्चर अच्छे से आए। स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आएगा, फिर आप इसके फंक्शन को बहुत अच्छे से बता ले जाएंगे। ठीक है, अंकित जी कहते सर मेरा मैसेज नहीं आता, एक बार ज्यादा ना, क्योंकि आप जवाब नहीं देते हैं। चलिए जवाब देंगे आपकी, काफी मैसेजेस आते हैं, पहले पढ़ लें फिर हम आपको सारी रिप्लाई देंगे। वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल देखते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको ये बना, ये छोटा है थोड़ा, इसको बड़ा बनाते हैं, इसको जूम करके देखते हैं। चलिए जूम करते हैं, यहाँ पे जूम हो गया। इस स्ट्रक्चर को पहले फोकस करिएगा, ये सिंपल स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही स्ट्रक्चर एकदम ब्लू पेन से आपको एग्जाम में बनाना है, कोई कलर नहीं यूज करना है, ब्लू पेन से आपको बनाना है, डॉट पेन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंपल स्ट्रक्चर बनाइएगा। उसके बाद आपको दिखाना क्या है, अंदर जो दिख रहा है जी और सी, सी जी, ये आप दिखा दीजिएगा। यही नाइट्रोजनस बेस होते हैं। जी का मतलब हो गया गवानीन, सी का मतलब साइटोसिन, थी का मतलब थायमिन, ए का मतलब एडेनिन। तो आप अगर जूम करके देखेंगे थोड़ा सा, अंदर की बॉन्ड को बात करें, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जी पेयर बना रहा है, एक पेयर बना रहा है, युग्म बना रहा है सी के साथ। ठीक है, मतलब गवानिन साइटोसिन के साथ। फिर ये एंटी पैरेलल काम करता है, एंटी पैरेलल काम करता है, फिर यही साइटोसिन गवानिन के साथ पेयर बनाता है। ठीक है, गवानिन साइटोसिन के साथ, फिर साइटोसिन गवानिन के साथ एक बेस पेयर बनाते हैं। ऐसे ही थायमिन एडेनिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ, मतलब एक बार तो बनाया लेकिन उसका एंटी पैरेलल बनाता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा, गवानिन साइटोसिन, साइटोसिन गवानिन के साथ। तो ये स्ट्रक्चर आपको बना लेना है बहुत अच्छे तरीके से। इसका जो बाहरी आवरण होता है, देख पा रहे हैं, एक मुड़ी हुई सीढ़ी, ट्विस्टेड लेडर, मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह इसका स्ट्रक्चर है। सुगर फास्फेट का बैकबोन बना होता है। जो ये बैकबोन है, जो आप देख पा रहे हैं ऊपरी सतह है, ये किसका बना होता है, फास्फेट ग्रुप का बना होता है, शुगर फास्फेट का। यहाँ पे बेस होते हैं। तो क्या इतना स्ट्रक्चर बन जाएगा? बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, सभी का स्ट्रक्चर हो जाएंगे ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, स्ट्रक्चर सभी लोग बना जाइएगा। यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा कि सर हमारा आर्ट बहुत खराब है, नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, सभी का बन जाएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, जब स्ट्रक्चर बना ही लिए हैं तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं।
ओके, चलिए। तो देखिए डीएनए है ये डबल हेलिक्स शेप, जैसा कि पता है डीएनए के पास डबल हेलिक्स शेप होते हैं, एक ये वाला ये और एक ये डबल हेलिक्स शेप होते हैं। लाइक ए ट्विस्टेड लेडर, मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह आपको कुछ दिख रहा है, मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह होते हैं। इट इज मेड ऑफ टू स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड के बने होते हैं। डीएनए का आकार दोहरी हेलिक्स होता है, मुड़ी हुई सीढ़ी जैसा होता है, ये दो धागों से बना होता है। ठीक है, टू स्ट्रैंड मतलब दो धागे नुमा जैसा बना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ईच स्ट्रैंड हैज सुगर फास्फेट बैकबोन ऑन आउटसाइड। प्रत्येक स्ट्रैंड की बात करें अगर, प्रत्येक स्ट्रैंड की बात करें अगर, अरे ये कैसा बन गया डीएनए, ये तो एकदम साफ सीढ़ी बन गया था। चलिए, ठीक है, आप देख पा रहे हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर हम इसको बनाएं, ठीक है, छोटे बच्चे को दिखाएंगे तो कह देगा टॉफी बना दिए आप, लेकिन खैर मजाक कर रहे थे। चलिए, तो ईच स्ट्रैंड है शुगर फास्फेट बैकबोन ऑन द आउटसाइड। आउटसाइड जो होता है ये आपको पता है शुगर फास्फेट का बैकबोन होता है। ठीक है, द स्टेप ऑफ द लेडर आर मेड ऑफ बेस पेयर। तो सीढ़ी जो आप देख पा रहे हैं जो अलग अलग स्टेप है वो एक बेस पेयर बना रहा है। बेस पेयर जैसे कि आप देखे थे कि द चार बेसिस इसमें होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गवानिन, साइटोसिन। ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट को समझ में आ जाएगा। यहां हम बताए कि डीएनए के जो होते हैं इनके पास डबल हेलिक्स शेप होते हैं, इसी को हेलिक्स बोला जा रहा है कि डबल हेलिक्स शेप होते हैं। इन डीएनए का आकार दोहरी हेलिक्स होती है, मतलब मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह। ठीक, ये दो धागों से बना होता है, धागे नुमा आप देख पा रहे हो, दो धागों से, जो कि टू स्ट्रैंड बोल रहा है ना, ये दो धागे नुमा बना होता है। ईच स्ट्रैंड है शुगर फास्फेट बैकबोन ऑन आउटसाइड। इसके बाहरी सतह पे देखेंगे प्रत्येक स्ट्रैंड के बाहर शुगर फास्फेट बैकबोन होता है। क्लियर हुआ? चलिए, द स्टेप ऑफ द लीडर आर मेड ऑफ बेस पेयर। अब ये जो स्टेप दिख रहा है यहाँ पे बेस पेयर बन रहा है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बेस पेयर बन रहा है, जो अभी हम आगे देखेंगे। अब ये जो बेसिस है ना, चार बेसिस, जैसे एडेनिन, थाइमिन, गवानिन और साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, गवानिन, साइटोसिन, सीढ़ी की सीढ़ियां आकार युग्मों से बनी होती हैं, इसको सीढ़ी का नाम दे दिया। ये एक आकार आधार युग्मों से बनी होने का मतलब होता है कि एक पेड़ बना रही हैं ये चार बेसेस, एडेनिन, थाइमिन, गवानिन, साइटोसिन। ओके, आगे देखते हैं। अब जो ए पेयर बना रहा है वो टी के साथ और जी पेयर बना रहा है सी के साथ। ध्यान रखिएगा, ए पेयर बना रहा है टी के साथ और जी बना रहा है सी के साथ, वही लिखना है आपको। ए पेयर बना रहा है, कहां गया, जो ए पेयर बना रहा है टी के साथ, जी बना रहा है सी के साथ, यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का यूज करके एडेनिन थाइमिन के साथ, गवानिन साइटोसिन के साथ पेयर बना रहा है। द टू स्ट्रैंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल। ठीक है, दोनों किस्में विपरीत दिशाओं प्रति समांतर में चलती हैं, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ए टी के साथ बनाया है फिर टी ए के साथ बनाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अभी आपको दिखाए थे। अगर जी सी के साथ बनाया है तो सी जी के साथ बनाएगा। यही तो आप देखे थे अभी स्ट्रक्चर में, अगर जूम करके देखेंगे तो जो जी है सी के साथ बनाया तो सी जी के साथ बनाएगा। टी अगर ए के साथ बनाया है तो ए फिर टी के साथ बनाएगा। तो ये एंटी पैरेलल काम करते हैं, वही बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि देख सकते हैं कि ए जो है टी के साथ पेयर बनाया, जी जो है सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का यूज करके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। वाटसन एंड क्रिक जो सर थे, साइंटिस्ट थे, एक्सप्लेन किए थे इस मॉडल को 1953 में। पूछता है कब एक्सप्लेन किया गया था, 1953 ईस्वी में किया गया था। हाइड्रोजन बंधों का उपयोग करके एटी के साथ युग्मित होता है और जीसी के साथ युग्मित होते हैं। दोनों किस्में विपरीत दिशाओं परिसमांतरण में चलती हैं। वाटसन और क्रिक ने 1953 में इस मॉडल की व्याख्या की। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको, सच बताइएगा, कि हिंदी इंग्लिश से ज्यादा टफ है? हिंदी जो है इंग्लिश से ज्यादा टफ है, ऐसा नहीं लगता है? अगर देखा जाए जिस तरह का हिंदी ट्रांसलेट होके आता है यहाँ पे, कुछ ऐसा लगता है जैसे कितना, हमें तो हिंदी ज्यादा टफ लगता है। ऐसा हम अगर बिलो एवरेज स्टूडेंट को लेके चले जो थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश जानता है तो हमें लगता है हिंदी थोड़ा टफ लग रहा है। ठीक है, इंग्लिश इजी है लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं नहीं सर हिंदी इजी है। अच्छा, चलिए, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन हमें लगता है कि हिंदी थोड़ा टफ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, होता है। अगर आप देखेंगे मिक्सअप लिखिएगा, अगर जिसको इंग्लिश वीक है जिसका, तो आप अगर यूपी में हैं, उत्तराखंड से हैं, तो आप मिक्सअप लिखिएगा। पूरा ऐसे हिंदी लिखने की मत कोशिश करिएगा, वरना सोचिए जब कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि काफी चेक करने के लिए एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर जाहिर सी बात है नंबर कट कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप पूरा मिक्सअप लिखिए। चलिए,
बायोलॉजिकल रोल की बात करें, फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बायोलॉजिकल रोल की बात करें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बायोलॉजिकल रोल आपसे खाली पूछा क्या था, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, प्यूरिन पाइरिमिडीन के बारे में, और वाटसन एंड क्रिक के डीएनए मॉडल को एक्सप्लेन करना अच्छे से, तो क्या आप कर चुके हैं। अब इसके थोड़ा सा बायोलॉजिकल रोल कभी अगर बाय द वे पूछ लिया तो वो भी देख लेते हैं इसी क्लास में, ठीक है। चलिए, बायोलॉजिकल रोल लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको भी कवर कर लेंगे। डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स। डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं जो सभी जीवित जीवों में पाए जाते हैं, ठीक। डीएनए स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। डीएनए शरीर की आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करता है, ठीक है, ध्यान रखें। सर यूरेसिन कैसे साथ में जुड़ा होगा, राव जी यूरेसिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है, और यूरेसिल डीएनए में नहीं आरएनए में पाया जाता है। जब आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तब बताएंगे, यूरेसिल डीएनए में नहीं होता, आरएनए में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की जैविक भूमिका या कार्य, तो बहुत एसिड से बता दीजिएगा यहाँ पे डीएनए आरएनए को टारगेट करके कि सभी जीवों में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो डीएनए आरएनए है। डीएनए हमारे बॉडी में आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करता है, इतना लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डीएनए इज पास फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रेन। डीएनए जो होता है जब आनुवंशिक जानकारी को स्टोर किया, फिर क्या करेगा, डीएनए जो होता है माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर कर देगा। जो आनुवंशिक जानकारी को स्टोर किया उसको माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि आप देखे होंगे, आप अपने घर में ही या फिर कहीं पे भी जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं मम्मी पापा या फिर और किसी ना किसी रिलेटिव से मिलता रहता है, ठीक है। क्यों मिलता है, क्योंकि डीएनए होता है, डीएनए आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करके ट्रांसफर कर देता है माता पिता से बच्चों में, ओके। आरएनए हेल्प इन मेकिंग प्रोटीन फ्रॉम डीएनए इंस्ट्रक्शन। आरएनए डीएनए के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसलिए आरएनए जो होता है ये प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री भी इसे कहते हैं, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। डीएनए माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जिसको हेरिडिटी आनुवंशिकता कहते हैं। आरएनए डीएनए निर्देशों से प्रोटीन बनाने में मदद करता है, क्लियर। चलिए प्रोटीन देखिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल रोल। बायोलॉजिकल रोल में पहला देखिए कि डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है ये सभी जीवों में पाया जाता है। डीएनए जो होता है ये हमारे बॉडी में आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करता है। डीएनए जो होता है ये माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है, जिसको आनुवंशिकता हेरिडिटी कहते हैं। आरएनए जो होता है डीएनए के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, डीएनए के निर्देश को फॉलो करके प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। प्रोटीन मेड बाय आरएनए हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर एंड बॉडी फंक्शन। आरएनए द्वारा निर्मित प्रोटीन विकास, मरम्मत और शरीर के कार्यों में मदद करते हैं, ठीक है। आरएनए द्वारा जो निर्मित प्रोटीन, प्रोटीन मेड बाय आरएनए, आरएनए से जो प्रोटीन बनते हैं, हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर एंड बॉडी फंक्शन। हमारे बॉडी के फंक्शंस उसको रिपेयर करने, उसको ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल व्हाट हैपन इनसाइड द सेल। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये इस चीज को भी नियंत्रण करते हैं कि हमारे कोशिकाओं के अंदर क्या हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड कोशिकाओं के अंदर क्या होता है इसे नियंत्रण करते हैं, ठीक है। विदाउट न्यूक्लिक एसिड लाइफ एंड सेल एक्टिविटीज कैन नॉट हैपन। बिना न्यूक्लिक एसिड के लाइफ और जितने सेल की कोशिकाओं की एक्टिविटीज है ये पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लिक एसिड के बिना जीवन और कोशिका गतिविधियां नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए तो यही क्वेश्चन था, बस इतना सफिशियंट है। आई होप कि आपको समझ में आया। 6वां क्वेश्चन, क्या 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? फिर से देखिए क्वेश्चन क्या था। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा था न्यूक्लिक एसिड क्या था, ठीक है। प्यूरिन पाइरिमिडीन बेसिस भी बता दिए। डीएनए के स्ट्रक्चर को बता दिए, कौन सा स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक मॉडल वाला, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। और इसके बायोलॉजिकल फंक्शन भी बता दिए। बायोलॉजिकल फंक्शन भी आप बहुत अच्छे से देख लिए। क्या यहाँ तक का क्लियर हो गया? आपसे हो सकता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल का डीएनए पूछा जाए इस बार, तो ये क्लियर हो गया। न्यूक्लिक एसिड, उसके कंपोनेंट्स आप अच्छे से बता दिए, प्यूरिन पाइरिमिडीन बता दिए। वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल, चाहे आपसे डीएनए का स्ट्रक्चर पूछे तब भी आपको वाटसन एंड क्रिक का बता के आना है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दिए। उसके बाद आप बायोलॉजिकल रोल बता दिए, जो फंक्शन जिसको कहते हैं, जो आपसे पूछा गया फंक्शन मतलब बायोलॉजिकल रोल, वो भी आप बता दिए। तो क्या यहाँ तक का क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं अगर आप पीवाई के क्वेश्चन को देख रहे होंगे। 7वां क्वेश्चन है डिफाइंड एंड क्लासिफाई मिनरल्स विथ दियर सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। हम तो ये सोच रहे हैं, जो यहाँ पे मेन बच्चे हैं, जो मेन स्टूडेंट हैं, वो सोच रहे होंगे कि बायोकेमिस्ट्री जैसा हर सब्जेक्ट हो जाना चाहिए था।
मिनरल्स बताइए, ये क्वेश्चन कितना इजी है, अभी हम कल रात में भी पढ़ाए थे और बहुत अच्छे तरीके से पहले भी कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। मिनरल क्या होता है, इसके वर्गीकरण और इसके एग्जाम्पल के साथ बताना है, इसके फंक्शन को बताना है और मिनरल की कमी से होने वाली डिजीज को बताना है। ठीक है, कि क्या क्या कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, खनिजों को उनके उपयुक्त उदाहरणों के साथ परिभाषित और वर्गीकृत करें तथा उनकी कमी के साथ उनके कार्य पर चर्चा करें। ठीक है, चलिए, हाँ इसको हम कल ही आपको देखे होंगे पीवाईक्यू सीरीज में, हम इसको कल करा चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार सरसरी निगाह से जल्दी से देख लेते हैं। क्या ऐसा कोई है यहाँ पे जो कल पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखा था? ठीक है, कल यहाँ पे कोई ऐसा है जो पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखा था? अच्छा, तो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से बता दिए हैं, लेकिन चलिए सरसरी निगाह से एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत डिटेल्स में नहीं, लेकिन सरसरी निगाह से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ओके, चलिए, क्योंकि अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, कल वाला में कराए हुए थे, कल या परसों में, हम इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं, जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो मिनरल क्या होता है देखिए, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। दो चीज होता है, एक न्यूट्रिशन, एक मिनरल्स। न्यूट्रिशन जैसा कि आपको पता है, न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनिक, कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ये न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, विटामिन हो गए, उसी में मिनरल्स आते हैं न्यूट्रिशन में भी। तो ये सब किसके अंदर, न्यूट्रिशन जो होते हैं वो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, जिसको हमारे डायरेक्ट ऊर्जा देते हैं हमें, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वो भी हमारे बॉडी के फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसी के अंतर्गत आते हैं मिनरल्स। तो अब मिनरल्स क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। तो मिनरल्स जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि इसमें क्या आएंगे, इसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं आते, इसमें हमारे मेटल्स आएंगे, धातु आएंगे। ओके, चलिए, तो जो मेटल्स आते हैं जैसे आयरन हो गया, जैसे जिंक हो गया, जैसे कापर हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब आएंगे। ठीक है, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट टू वर्क प्रॉपर्ली। खनिज अकार्बनिक पोषक तत्व है जिनकी हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए, मिनरल्स एक क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है दैट आवर बॉडी, जिसको हमारे बॉडी की आवश्यकता होती है अच्छे से काम करने के लिए। क्या काम करने के लिए, हमारे बॉडी में जो अलग अलग फंक्शंस, जो पाथवे चल रहे हैं, उसको अच्छे से काम करने के लिए इसकी भी कम मात्रा में आवश्यकता होती है मिनरल्स की। ठीक है, चलिए, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोवाइड करता है ऊर्जा, वैसे ये हमें ऊर्जा नहीं प्रोवाइड करता। बट दे आर एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन, हमारे अलग बॉडी फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वे ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट या वसा की तरह प्रदान नहीं करते, लेकिन वे शरीर के विभिन्न कारणों के लिए आवश्यक है। क्लियर है? अगर आसान भाषा में कहें तो मिनरल एक प्राकृतिक, नेचुरल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है दैट हेल्प द बॉडी ग्रो, डेवलप एंड स्टे हेल्थी। खनिज प्राकृतिक अकार्बनिक पोषक तत्व है जो शरीर को बढ़ने, विकसित होने और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। यहां तक का क्लियर हो गया सभी का? यहां तक का क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। यहां तक का क्लियर हो गया हो, जहां तक का क्लियर हो गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। निधि जी कह रही सर मेरी भतीजी है 5 साल की, वो आपकी फैन है, आपकी क्लास डेली अटेंड करती है, फोन ना दो तो बहुत रोती है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इतना ज्यादा अभी से पढ़ाई के लिए डेडिकेट है। लेकिन आजकल के छोटे बच्चे पता है क्या करते हैं, वो मोबाइल से ज्यादा मोबाइल के लिए डेडिकेट होते हैं। वो अभी आप है ना तो पढ़ रही हैं, उसके बाद वो रील देखने लगेंगी। तो थोड़ा सा सोचिए कि पढ़ाई पर अगर फोकस कर रही है बहुत अच्छी बात है, वरना जो बच्चे होते हैं आजकल मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, इस सब के लिए बहुत ज्यादा, जैसे लगता है पैदा ही होते हैं, उनको अगर दे दिया जाए तो भी सब बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ओके, तो फिलहाल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है निधि जी। ओके, तो मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप बेस्ड ऑन हाउ मच वी नीड। मिनरल्स को डिवाइड किया गया है 2 भागों में कि हमारे बॉडी में कितनी आवश्यकता है इस हिसाब से। ठीक है, हमें कितनी आवश्यकता है इसके आधार पर खनिजों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स और एक आता है माइक्रो मिनरल्स। ये हम कल पढ़ा चुके थे, वही चीज फिर बता रहे हैं, लेकिन चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। माइक्रो और माइक्रो, एक को हम मेजर मिनरल्स कहते हैं, माइक्रो का मतलब होता है ज्यादा, और माइक्रो का मतलब होता है ट्रेस एलिमेंट या फिर मिनरल्स। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट या ट्रेस मिनरल्स।
तो माइक्रो का मतलब जिसकी हमारे बॉडी में ज्यादा की आवश्यकता होती है, और माइक्रो मतलब जिसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं, ये सब आपको नहीं लिखना है यहाँ से। माइक्रो मिनरल्स जिसको हम मेजर मिनरल्स कहते हैं, जम इस माइक्रो मतलब ज्यादा। ठीक है, दीज आर नीडेड इन लार्जर अमाउंट इन आवर बॉडी, मतलब दीज आर नीडेड इन लार्जर अमाउंट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में इनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, मोर देन 100 mg पर डे। ठीक है, 100 mg पर डे से ज्यादा की आवश्यकता होती है इन माइक्रो मिनरल्स की। ओके, ध्यान रखिएगा। हेल्प इन बिल्डिंग बोन्स, टीथ एंड मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, ये बिल्डिंग बोन्स, टीथ एंड मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, सोचिए अगर ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है तो आखिर क्या करता होगा। तो ये मिनरल्स हमारे बोन्स के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए, और हमारे बॉडी में जो तरल पदार्थ है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, 100 मिलीग्राम पर दिन से अधिक। ठीक है, हड्डियों, दांतों के निर्माण और द्रव संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सिंपल है, क्लियर है, यहाँ पे समझ में आया। माइक्रो मतलब कि ज्यादा मात्रा में, 100 mg पर डे से ज्यादा की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में कैल्शियम हो गया, ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे दांतों और हमारे हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, मजबूत बनाता है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। कैल्शियम मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, दही में, मक्खन में, दूध में, सब में पाया जाता है। ठीक, फास्फोरस की बात करें तो ये भी बोन फॉर्मेशन और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो दो चीजें यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कैल्शियम के अलावा कौन सा ऐसा है जो बोन फॉर्मेशन या हड्डियों के लिए जाना जाता है, तो फास्फोरस जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। फास्फोरस, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये बोन फॉर्मेशन और ऊर्जा प्रोडक्शन मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, हड्डियों के निर्माण और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है ये फास्फोरस। ठीक है, मीट और एग, अंडे और मांस में पाया जाता है, हरी सब्जियों में भी कुछ पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी नेक्स्ट आपका सोडियम है। सोडियम की बात करते हैं, अभी हम बताए कैल्शियम, फिर फास्फोरस, अब सोडियम। सोडियम हमारे ये इंपॉर्टेंट स्टार बना दे रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश में, आरजीपीवी में। ये फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, नर्व फंक्शन को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी में जो तरल पदार्थ है उसको मेंटेन करता है, और तंत्रिका जो नर्व फंक्शन है वो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। तो ये टेबल चार्ट में पाया जाता है, द्रव संतुलन और तंत्रिका कार्यों को बनाए रखता है। टेबल नमक का मतलब जो हमारे घर में नमक यूज होता है उसमें सोडियम पाया जाता है। ठीक, पोटेशियम की बात करें तो जो लोग जिम लवर होते हैं, जो लोग जिम करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा पोटेशियम की आवश्यकता होती है। हेल्प इन मसल्स एंड हार्ट फंक्शन, ठीक है, ये मसल्स को बनाने में, हमारे हार्ट की रिदम को, हमारे हार्ट फंक्शन को मेंटेन करता है। ये केला में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है पोटेशियम। ठीक है, बनाना में पाया जाता है पोटेशियम, मांसपेशियों और हृदय के कार्य में मदद करता है। केले में पाया जाता है क्या, पोटेशियम, जो हमारे मसल्स को, हमारे हार्ट फंक्शन को मेंटेन करता है। ठीक, चलिए अब हम पढ़ चुके हैं क्या चीज, माइक्रो, अब पढ़ेंगे माइक्रो मिनरल्स, MICRO, जिसको हम ट्रेस एलिमेंट या ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जब माइक्रो मतलब छोटा, दीज आर नीड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी, इसको हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेस देन 100 mg पर डे, 100 mg पर डे से कम की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइम, ब्लड और हार्मोन्स, ये एंजाइम के लिए हमारे बॉडी में, या ब्लड के लिए, या हार्मोन्स के लिए काफी आवश्यक होता है। ठीक है, इसको हम सूक्ष्म खनिज या ट्रेस तत्व या मिनरल्स कहते हैं। हमारे शरीर में इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, 100 mg पर दिन से कम। एंजाइम रक्त और हार्मोन के लिए महत्वपूर्ण है। सर भूख लग गया है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। सर भूख लग गया है, विशाल जी भूख तो हमें भी लगा है, लेकिन क्या करें, क्लास लेने उसके बाद कुछ खाएंगे। अभी इसके पहले देखिए क्लास क्या चल रही थी, अभी इसके पहले हम एंट्रेंस एग्जाम की क्लास लिए, एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री पढ़ा के फिर बायोकेमिस्ट्री में आ गए, फिर अभी इसके बाद सोशल फार्मेसी पढ़ाएंगे, उसके थोड़ी देर बाद फिर यूट्यूब पे आपका फिर PYQ आ जाएगा, फिर फर्स्ट ईयर का आपका चलेगा PYQ। तो लगातार क्लास होता है, थोड़ा सा गैप मिलता है, उसमें भी आपके नोट्स वगैरह बनाने के लिए टाइम होते हैं, तो बहुत मेहनत पड़ जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे माइक्रो मिनरल्स की, तो आयरन, ठीक है, आयरन होता है माइक्रो मिनरल्स, ध्यान रखिएगा, नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के लिए बहुत आवश्यक होता है। ऑक्सीजन कैरी पार्ट ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन रक्त का ऑक्सीजन ले जाने वाला भाग होता है, बनाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आयरन, एग्जाम्पल आयरन की बात करें जो कि हीमोग्लोबिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर करने के लिए, ब्लड में कैरी करने के लिए जाना जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। जो कि माइक्रो मिनरल्स में आता है। आयरन की हमें ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, इसकी हमें बॉडी में 100 mg पर डे से कम की आवश्यकता होती है, लेकिन हाँ आवश्यकता होती है। ओके, ये पालक में, स्पाइनच मतलब पालक में, लीवर मतलब वही खासकर जो मटन लीवर नॉनवेज खाते हैं उसमें पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिंक की बात करें तो इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। जिंक जो होता है इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, घाव को भरने के लिए जाना जाता है। मीट और नट्स मतलब बादाम अखरोट इस सब में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षा और घाव भरने के लिए महत्वपूर्ण होता है जिंक। मांस और मेवों में पाया जाता है। मेवा का मतलब वही आपका काजू हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, इसमें पाए जाते हैं। आयोडीन की बात करें तो नीडेड टू मेक थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं आयोडीन। एग्जाम्पल में आयोडाइड साल्ट, जो आयोडाइड साल्ट हमारे घर में जो साल्ट होते हैं उसमें आयोडीन पाए जाते हैं। ठीक है, थायराइड हार्मोन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं आयोडीन। इनके कमी से जो डिजीज होता है ग्वाइटर होता है, घेघा रोग, तो आयोडीन युक्त नमक में पाया जाता है। ठीक, तो ये तो एग्जाम्पल बताए आयरन, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद कापर भी है, इतना बचा है। हाँ, कापर है जो कि आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, आयरन के ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेशन करने में, आयरन के मेटाबॉलिज्म में कापर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सी फूड्स एंड नट्स, जो समुद्री जानवर होते हैं मछली वगैरह उसमें पाए जाते हैं कापर, नट्स वगैरह में पाए जाते हैं। ओके, तांबा की बात करें, वही बात है कापर, जो कि लौ चपा पचय, क्या लिखा है, चयापचय। हाँ, मतलब वही मेटाबॉलिज्म को यहाँ हिंदी में चयापचय लिखा हुआ है, बताइए चयापचय लिखा हुआ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लोह मतलब कि आयरन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, सीधी सीधी बात करिए, आयरन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। समुद्री भोजन और मेवों में पाया जाता है। ठीक है, फ्लोराइड की बात करें, हेल्प प्रिवेंट टूथ डीके, दांत को सड़ने से बचाता है फ्लोराइड। ये आपके टूथपेस्ट में, आपके ड्रिंकिंग वाटर में, माउथ वॉश वगैरह में होता है। ठीक है, फ्लोराइड दांतों के सड़न को रोकने में मदद करता है। सर एक्सप्लेन करना जरूरी है सर? नहीं, देखिए एक्सप्लेन कर देंगे अच्छा रहेगा कि कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है। आप देखिए एग्जाम में दो ऑप्शन आपके पास है, या तो माइक्रो मिनरल्स लिख के डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख दीजिए। एग्जाम्पल में आप आयरन बता दीजिए, जिंक बता दीजिए, आयोडीन बता दीजिए, कापर बता दीजिए, फ्लोराइड बता दीजिए। लेकिन एक एक लाइन अगर उसके साथ लिख देंगे ना तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। आप एग्जाम्पल मत बताइए किसमें पाया जाता है, लेकिन क्या फायदा है। जैसे हम बताए फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या है, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए कि यह दांत को सड़ने से बचाता है। देखिए कापर क्या है, ये आयरन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है काफी, भले ही आप एग्जाम्पल मत लिखें। चलिए, तो आपके माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स हो गए, यहां तक का सबको समझ में आ गया। अच्छा, अपापचय नहीं उपापचय होता है, साधना देवी जी करें उपापचय होता है। चलिए, यहाँ पे ट्रांसलेट हो सकता है गलत हो गया हो, वही तो कह रहे हैं कि चयापचय क्या होता है, हम खुद कंफ्यूज है, कभी नहीं पढ़े इसको, मेटाबॉलिज्म जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसके पॉइंट को कवर करते हैं। फंक्शन ऑफ मिनरल इन द बॉडी। ठीक है, फंक्शन ऑफ मिनरल इन द बॉडी, हमारे बॉडी में मिनरल के क्या फंक्शन है इसको देखते हैं। ओके, चलिए, तो देखिए कैल्शियम की बात करें, अगर फंक्शन की बात करें तो इसमें से कैल्शियम, कैल्शियम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। सभी को पता है शरीर में खनिजों के कार्य की बात करें तो कैल्शियम हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है। ओके, आयरन हेल्प इन कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, आयरन रक्त में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। तो फंक्शन में आप जो अभी पढ़े हुए हैं माइक्रो और माइक्रो मिनरल्स, उसी के बारे में आपको बताना है। जो आप एक एक लाइन पढ़ रहे थे ना, उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है, इसका क्या कार्य है भाई, हमारे दांतों के, हमारे हड्डियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। आयरन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जाना जाता है। आयोडीन की आवश्यकता होती है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। सोडियम पोटेशियम जो होता है हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को बनाए रखते हैं, फ्लूइड को मेंटेन करते हैं। जिंक की बात करें, घाव को भरने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। वही बात तो यहाँ लिखा हुआ है जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें तो ये मसल्स और नर्व फंक्शंस, हमारे मांसपेशियां और हमारे नर्व फंक्शन को मदद करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियां और तंत्र का कार्य में मदद करता है। फास्फोरस मदद करता है बोन्स के फॉर्मेशन में, जैसे कि बताया आपको, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हमारे हड्डियों के फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। ऊर्जा प्रोडक्शन मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में भी फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फास्फोरस हड्डियों के निर्माण में मदद करता है और ऊर्जा उत्पादन का हिस्सा होता है। कापर जो आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए जाना जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, मतलब आयरन के मेटाबॉलिज्म में। ओके, आईबीसी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके फॉर्मेशन में कापर हेल्प करता है।
इतना पॉइंट बस लिखना है। अब उसके बाद थोड़ा सा डिजीज के बारे में बात कर लें, बस ज्यादा नहीं बचा है, उसके बाद बहुत सारे अभी बचे हैं, क्या नहीं, बस 3 बचा है। जल्दी से डिजीज देख लेते हैं, आपको आता है बस सरसरी निगाह से देख लीजिए। मिनरल डिफिशियंसी डिजीज, मिनरल की कमी से होने वाली डिजीज, बस थोड़ा सा खत्म होने वाला, थोड़ा और देख लीजिए, ठीक है। चलिए मिनरल डिफिशियंसी डिजीज की बात करें, मिनरल की कमी से होने वाले रोग। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वीक बोन का कारण बनता है, मसल्स क्रैम्प आ जाते हैं, और बच्चों में जो होते हैं रिक्टेस हो जाते हैं, सूखा रोग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा कैल्शियम की कमी से कमजोर हड्डियां, मांसपेशियों में ऐंठन और बच्चों में रिक्टेस का कारण बनती हैं, ओके। आयरन की कमी से आपको पता है कि एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, जहां पे बहुत थकान फील होता है, फीलिंग वीक, कमजोर हो जाता है इंसान और टायर्ड थका हुआ फील करता है। एनीमिया कमजोरी और थकान महसूस का होना का कारण बनती है, ठीक। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर डिजीज होता है, ठीक है। स्वेलिंग इन द नेक एंड मेंटल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, बच्चों में मानसिक प्रॉब्लम हो जाता है, ग्वाइटर के प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चों में गंडमाला, ये गंडमाला क्या है, अच्छा शायद इसी को बोलते हैं ग्वाइटर, ग्वाइटर को शायद यहाँ पे घेघा रोग हम जानते थे, यहाँ पे ट्रांसलेट में गर्दन में सूजन और मानसिक समस्याओं का कारण बनती हैं, ठीक है। जिंक डिफिशियंसी की बात करें तो भाई जिंक की अगर कमी होगा तो स्लो वाउंड हीलिंग, हेयर लॉस एंड वीक इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट तो आप खुद से बना करके लिख सकते हैं। हाँ विशाल जी बस होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट आप खुद से बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए जिंक की कमी से जाहिर सी बात है, जिंक की कमी होगी तो घाव भरने में टाइम लगेगा, घाव भरने में देरी, बालों के झड़ने, हेयर लॉस और कमजोर प्रतिरक्षा का कारण बनती है, इम्यूनिटी हमारी वीक होगी, जिंक की कमी हो जाएगी। ऐसे ही मैग्नीशियम में देख लीजिएगा, मसल्स क्रैम्प हो गया, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी और असामान्य हृदय ताल का कारण बनती हैं, ठीक है। एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जो हमारे दिल की धड़कन वो भी असामान्य हो जाएगी मैग्नीशियम की कमी से। फास्फोरस की वजह से भी हड्डियां कमजोर होती हैं, हमेशा थकान फील होता है, ठीक। चलिए बाकी आप देख लीजिएगा, सोडियम की कमी से ब्लड प्रेशर लो होता है, हमेशा मसल्स वीकनेस हो जाती है, कंफ्यूजन भ्रम की स्थिति होता है। पोटेशियम की कमी से भी मसल्स वीकनेस होता है, क्रैम्प आ जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट होता है। कॉपर की कमी से एनीमिया या फिर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्पल दे दिए, इसमें से आप 3 4 5 भी लिख देंगे तभी सफिशियंट है, ठीक है। तो चलिए इतने क्वेश्चन या आपके क्वेश्चन हो गए 7। 8वां क्वेश्चन कल कराएंगे। और 8 क्वेश्चन आपका है क्या चीज, देखिए 8 क्वेश्चन आपका ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब यहाँ पे यूरिन के असामान्य घटकों और उनके महत्व पर चर्चा करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो हमारे साथ पढ़े हुए हैं वो भी बहुत अच्छे से बता ले जाएंगे, और इसको भी हम पीवाईक्यू में करा चुके हैं, तो आप लोग देख के आइएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बायोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे लॉन्ग में, मैक्सिमम क्वेश्चन इक्का दुक्का छोड़ दे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो चुका अच्छे तरीके से, 7 क्वेश्चन तक कवर कर चुके। 8वां क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे अच्छे से। आज की क्लास में यही इतना, और मिनरल्स को एक बार अच्छे से देख के आइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। सोचिए 6-7 क्वेश्चन तक हो गए, 7 क्वेश्चन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो अच्छे से करिएगा। हमें पता है जो ऑलरेडी मेन कोर्स के बच्चे हैं उन्हें सब चीजें पता है, लेकिन आपकी बात नहीं हो रही है, आपको अच्छी पता है, अच्छी बात है। ये उनके लिए भी सोचना है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा हमें सोचना है। तो मिनरल्स आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिनरल्स के जो एग्जाम्पल है माइक्रो मिनरल्स के और माइक्रो मिनरल्स के, उसको देख लीजिएगा, उसकी कमी से होने वाले रोग को देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा है तो आप उसको शॉर्ट में 3-4 भी याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर। फिर अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है, थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले लीजिए कुछ, या पानी वगैरह पी लीजिए, फिर अभी मिलते हैं। हम नहीं, मतलब मैम की क्लास होगी या किसी और की क्लास होगी, जरूर देखिएगा। हम मिलेंगे आपसे यूट्यूब पे एक्टिव सीरीज में, ठीक है। चलिए गुड नाइट।